असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति का वो हिस्सा है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे बेखौफ, बेबाक और निडर ओवैसी भारतीय मुस्लिम राजनीति के केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। ओवैसी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद लंदन से लॉ की डिग्री ली, पर उनकी इच्छा कोर्ट में बहस करने के बजाय संसद में बहस करने की कहीं ज्यादा थी। विरासत में मिली राजनीति को ओवैसी ने अपना मुख्य पेशा बनाया और सिर्फ 25 साल की उम्र में 1994 में आंध्र प्रदेश से विधायक बने। ओवैसी लगातार 3 बार हैदराबाद से लोकसभा के सांसद हैं और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष भी। तेज तर्रार, एलीट और हसमुख ओवैसी अपने जोशीले, भड़काऊ और बेबाक जुबान के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते कई बार वे खुद को मुसीबतों में डाल लेते हैं। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है और वे खुद को भारतीय मुस्लिमों का नुमाइंदा और रहनुमा मानते हैं। ओवैसी इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे भारत में युवा मुस्लिमों के चहेते हीरो भी हैं। ओवैसी की पहचान भारतीय राजनीति में एक उच्च शिक्षा प्राप्त मुस्लिम नेता की है। लोकसभा में जानदार, ओजस्वी और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2014 में उन्हें सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज सहारा न्यूज नेटवर्क थिंक विथ मी के पोडियम से असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर खुद की बात प्रखर और बेबाकी से रखेंगे। क्या ओवैसी के लिए राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण और उनकी रहनुमाई है? और क्या ओवैसी 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं? क्या ओवैसी के लिए मुस्लिम सत्ता के किराएदार ही रहेंगे या सत्ता के हिस्सेदार भी बनेंगे? हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गए हैं और अब हमारे साथ जो मौजूद हैं लीडर, हर आदमी इनको जानता है, हैदराबाद के शेर, नकीबे मिल्लत, सालारे मिल्लत के बेटा, और जिनके बारे में कहा जाता है इनका नाम असद यानी शेर और इनका जो अलकाब है, इनका जो टाइटल है नकीबे मिल्लत यानी लीडर। लीडरशिप इनको विरासत में मिली है। 1983 से 2004 तक इनके फादर वहां के सांसद रहे हैदराबाद के, और ये कहा जाता था कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सूरज नहीं निकले, चांद नहीं निकले, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हैदराबाद से सलाउद्दीन ओवैसी चुनाव हारे। और वही स्थिति अब बन गई है कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ। 2004 में जब इनके पिता वहां से अपने आप को उन्होंने राजनीति से अलग किया तो ये पहला चुनाव जीते और उसके बाद हर चुनाव ये जीतते गए। इन्होंने बहुत ताल ठोक कर ये बात कही थी कि जिसको भी अपनी ताकत आजमानी है हैदराबाद में आकर आजमाए। लोग वहां गए, वहां पे सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी भारी बहुमत से हैदराबाद से जुड़ के आए और ये माना जाता है कि हैदराबाद के साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीति का वो एक चेहरा बन गए हैं। हालांकि बातचीत में वो इस बात को नकारते हैं, लेकिन ये चेहरा इनका है और इसको ये कहीं ना कहीं बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से एक्सप्लॉइट भी करते हैं। मीडिया के हवाले से कहें या अपनी बातों के हवाले से कहें, ये जरूर डिनाई करते हैं लेकिन इसको साथ साथ यूटिलाइज भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये जानना चाहिए, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है हिंदुस्तान में, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, चूंकि आप मुस्लिम राजनीति को बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे सिस्टम में एक तरह से किराएदार समझ रहा है। उसको कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो नहीं मिल पा रही है और इसकी लड़ाई आप लड़ते रहे। ये आपका राजनीतिक मुद्दा है या इसका आपका कमिटमेंट है? ये ना सिर्फ मेरा बल्कि ये पूरे उन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जरूरी है जो हिंदुस्तान को एक जमहूरियत मानते हैं और जो हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क देखना चाहते हैं। तो जमहूरियत में सबको हिस्सेदारी मिलना, यही एक ख्वाब देखा था हमारे बुजुर्गों ने जब इस मुल्क को आजाद करवाया था।
और हर तबके को, हर मजहब को, हर जात को हिस्सा मिलना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए। मगर मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद जो एम्पिरिकल डेटा हमारे सामने आता है, चाहे वो 2011 का लेटेस्ट सेंसस हो या फिर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर आप माजी में सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो या फिर एसएसओ का डेटा हो, ये बताता है कि हिंदुस्तान में दलित, मुसलमान और आदिवासी इनका हिस्सा नहीं मिला है। सियासी तौर पर भी नहीं मिला, समाजी तौर पर भी नहीं मिला, माशी तौर पर भी नहीं मिला। और इसकी कई वजूहात हैं। मैं मानता हूं कि इसमें यकीनन मुसलमानों को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगा। जिम्मेदारी इसलिए कबूल करना पड़ेगा क्योंकि हमने जिन पर भरोसा किया था कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे मसाइल को हल करेंगे, बल्कि उन्होंने मसाइल को हल नहीं किया, बल्कि मसाइल के पहाड़ खड़ा कर दी हमारे सामने। तो यही एक जद्दोजहद है और पार्लिमानी जमहूरियत में एक आइडियल सिचुएशन उसी वक्त होगा जब कमजोर तबकात को भी उनका हिस्सा मिलेगा। मगर रियलिटी यह है कि कमजोर तबकात को उनका हिस्सा नहीं मिला। मैं तो ये कहूंगा कि हम किराएदार भी नहीं हैं, लावारिस हमको छोड़ दिया गया है। कभी कभी सोचते हैं कि भाई क्या है यहां पर। ये चीजें ऐसी हैं कि इतना मजबूर करके आप किसी को दूर धकेल दिए कि आज लोगों में एक सवाल पैदा होता है हुक्मरानों से कि आपने वोट तो हमारा जरूर लिया, मगर वोट लेने के बाद सिर्फ एक ही खानदान का, एक ही परिवार का फायदा होता है और जो लोग बड़ी तादाद में निकल कर वोट डालते उनके ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया जाता है हमेशा। आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में अगर आप देखें चारों तरफ तो हर तरफ मुसलमानों को बड़े ओहदे, बड़ी चीजें, बड़ी कुर्सियां, हर चीज उनको दी जा रही है। जात के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशनली किसी तरह का मतभेद नहीं किया जा सकता है, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है और ये हो रहा है। हर चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है? अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर हक दिए गए, मगर अंबेडकर ने भी कहा है कि जो लोग इख्तिदार में रहेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटीज को कमजोर कर देंगे, और वही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ओहदे दिए जाते हैं। भाई ओहदे देना, हमको ओहदे की जरूरत नहीं है, हमको इंसाफ की जरूरत है। आज इस मुल्क में अगर कोई मिनिस्टर बन जाए तो क्या फायदा है? मिसाल के तौर पर आपके और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, 2012 में मुजफ्फरनगर का राइट हुआ। उत्तर प्रदेश की तारीख में इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत के नहीं आए थे, मगर 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 90 के करीब लोग मारे गए, 69 मुस्लिम एमएलए कामयाब हुए। अगर वो 69 मुस्लिम एमएलए में से 50 एमएलए एक गाड़ी में 50 गाड़ियों के काफिले में और मुजफ्फरनगर को जाते तो वहां तबाही और बर्बादी नहीं होती। वो नहीं कर सके, ना ही अपनी जमात के कायदीन पर दबाव डाल सके, और हद तो यह हो गई कि जो उसके जिम्मेदार थे वो तो वहां पर नहीं जा सके। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये बेनामी की लीडरशिप तो बहुत ज्यादा है। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर नहीं जा सके, आपको लगता है जिस तरह का माहौल बना हुआ था मुजफ्फरनगर में, जिस तरह का राइट वहां पे हुआ था, वैसे में अगर एमएलए का, वो भी खास करके अल्पसंख्यक एमएलए का जत्था वहां जाता है जैसा आप कह रहे हैं, तो और सिचुएशन खराब होती और कत्लो-गारत होता है। क्या चाहते हैं? ठीक है फैसल साहब, आपकी बात फेयर कमेंट है। अगर वो गाड़ियां पूरे चीफ मिनिस्टर के घर पर चले जाती, नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर के घर पर चले जाती और जाकर बोलती कि देखिए आपने हमारे 19% वोट को लिया और हमारी बदौलत आपको इख्तिदार मिला, 9% की वजह से नहीं मिला सिर्फ आपको। आपका ये इल्जाम है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुजफ्फरनगर के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट किया गया है, तो उनको मुआवजे दिए गए। अगर ऐसा ही है तो फिर इस इलेक्शन में अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को भी रिहैबिलिटेट कर दीजिए लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना। जब 50,000 लोग अगर रिहैबिलिटेट हो गए, जो 4-4 पीढ़ी जिस जगह पर रह रही थी, जिनके आबा अजदाद की खबरें थी, वो दिल्ली को चले गए, वो राजस्थान को चले गए, कभी बंबई को चले गए, तो चलिए इनको भी फेंक दीजिए उठाकर 200-300 किलोमीटर दूर, तो इनको तकलीफ का अंदाजा होगा कि भाई ठीक है आपका रिहैबिलिटेशन यही है। अगर इंसान एक खानदान की 5 लाख कीमत है तो फिर सबको दे दीजिए।
आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, अगर माहौल इस तरह का बनता रहेगा जिस तरह की राजनीति की आप बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पोलराइजेशन का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगता है वो इल्जाम आपके ऊपर भी लगेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं, चलिए मैं इस बात को मानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एंटी नेशनल, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा कम्युनल मैं ही हूं। नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूं। मैं दूसरी बात सुनिए, और हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक भी मुस्लिम एमपी उत्तर प्रदेश से कामयाब नहीं हुआ। चलिए, जिम्मेदारी मेरी है। एक ही पार्टी के ससुरे कामयाब हो जाते हैं, बहू कामयाब हो जाती है, भाई का बेटा कामयाब हो जाता है, भाई का पोतरा नवासा कामयाब हो जाता है, मगर मुसलमान कामयाब नहीं होता। ये भी मैं जिम्मेदार हूं। नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। एक ही पार्टी के मां और बेटे कामयाब हो जाते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो जाती है, मैं जिम्मेदार हूं। तो एक काम करिए कि अगर कल किसी के घर में भैंस पेशाब नहीं करेगी, गाय दूध नहीं देंगी, तो मैं ही जिम्मेदार। सब चीज की जिम्मेदारी मेरी है। जब मुझे आप मर्ज बना रहे हैं तो ठीक है, मैं दवा देने तैयार हूं, दवा ले लीजिए मुझसे। नहीं, लेकिन आप जिस दवा की बात कर रहे हैं, अगर एक तरफ हम ये देखें कि जिस तरह का देश में माहौल बन रहा है उसको लेकर के चिंता है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में कहा जाता है पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़े हैं, बैरिस्टर हैं, कानून की समझ है, वो अगर इस तरह की बात करेंगे, ये समय समाज को जोड़ने का, असदुद्दीन साहब, तोड़ने का नहीं है। नहीं, मैं तो अपना हक पूछ रहा हूं ना। देखिए, समाज भी एक तरीका हो सकता है। समाज में इंसाफ, समाज में अमन, समाज तरक्की कब करेगा? जब इंसाफ होगा। ये 70 साल से तो हम सिर्फ ये वादे सुन रहे हैं। अब वादों का वक्त चला जा चुका है। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई, आपने तो हमको वादा किया था 18% रिजर्वेशन का, कहां गया वो वादा? आपने तो वादा किया था कि जेलों से छोड़ा जाएगा, आपने पूरा नहीं किया। आपने क्या क्या वादे किए थे? अगर वादों की फेरीज बनाई जाए तो हिमालय के पहाड़ से ऊपर चली जाएगी, मगर कोई वादा नहीं पूरा होता है। और ये बार बार कहना कि भाई, क्या मैं इस मुल्क में इसलिए पैदा हुआ हूं कि सेकुलरिज्म का कूली मैं बन जाऊं? इस मुल्क में मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि आपको सीएम की कुर्सी पर बिठाऊं? हमेशा मेरे सामने मुद्दा खड़ा किया जाता है कि भाई, आप जिम्मेदार हैं, आपको करना पड़ेगा। भाई साहब, 70 साल हो गए, 4-5 पीढ़ी निकल चुकी है। अब ये बोझ आप उठाइए। कभी आप भी मरिए, कभी आपका भी घर जले, कभी आप भी बेरोजगार हो, कभी आपकी औरतें भी बेवा हो, तो आपको मालूम होगा मेरी तकलीफ। और मेरी जबान अगर कड़वी है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। आप अच्छा करिए, जबान में मिठास पैदा हो जाएगी। मैं मुनाफिकत करके, किसी के डर से या किसी की खुशामद करके मीठी मीठी बातें करने का कायल नहीं हूं। हकीकत बयान कर रहा हूं और सुनना पड़ेगा इस हकीकत को। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बात जो आप कहते हैं, ये टेप कहीं और से आता है और आवाज आपकी। हाँ फैसल भाई, आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की में। आपके ही घर में नोएडा में ये टेप बना, आपके ही घर में बना। आप थे उस, मैं कह रहा हूं ना, टेप वहीं बना। आप ही ने मीटिंग कराई थी। जब टेप बना है तो आपके पास ही बना है। नहीं, आपने जिस बात को कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पोलराइज कर रही है, पोलराइजेशन का जिम्मा आपके ऊपर भी आता है। अरे, मैं उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं लड़ा, 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। मैं पूरे लोकसभा में सिर्फ 2 सीट लड़ा, 280 पर बीजेपी कामयाब हो गई। पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहली मर्तबा सिर्फ 23 एमपी जीत कर आए, मैं जिम्मेदार। अरे क्यों मैं जिम्मेदारी लूं? कभी कोई खड़ा होकर मर्द बने कि हां भाई, हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। देखिए, होता क्या है कि मुस्लिम वोट कभी बीजेपी को नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जाता होगा 1-2%, मगर 95-97% वोट आप सेकुलर पार्टियों को आता है। तो हमको सिर्फ वोट की नजर से देखते हैं और बाद में जब इंसाफ करने की बात आती है तो कुछ नहीं होता। अतराफ और के खानदान के लोग ही सब मलई खा लेते हैं और हमको बोलते हैं कि बेटा ये लो, ये ले लो, एहसान कर दिया आप पे। क्या एहसान कर दिए जी? आपने इफ्तार की दावत की, मैंने टोपी पहनकर आ गया। ये हमसे इंसाफ है कि इफ्तार की दावत हमारी, रोजदार हम, 12 घंटे हम भूखे रहते, खजूर हमको खाना है, आपको खिलाना पड़ रहा खजूर वहां पर भी। बकरीद हमारी है, आप हमको जुबा कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। लेकिन कहा जाता है, उदाहरण दी जाती है, मिसाल दी जाती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप जिस तरह की बात करते हैं, आपके साथ लोग खड़े होने से कतरा रहे हैं।
आप बिहार गए, मेरी बात सुन लीजिए ओवैसी साहब, आप बिहार गए, आपने बिहार में इलेक्शन लड़ा, लेकिन बिहार में आपकी हार हुई। अब आपने रुख किया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आपकी बातचीत चल रही है, जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, आपकी बातचीत चल रही है एक पार्टी से, लेकिन वो पार्टी भी आपके साथ आने से कतरा रही है। आप अकेले अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? नहीं, मैं अकेला हूं तो मुझे बुलाए ना आप यहां पर। मेरे कोई 10-15 है, कोई ना एमएलए हैं, ना कोई 4-5 एमपी हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका और आप सहारा से का कि अकेले आदमी को बुला लिया आप। तो वो शायर का शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो अकेला काफी है, कोई बात नहीं, कोई ना है। मगर देखिए, एक बात याद रखिए कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ फायदा ना हो, मगर कम से कम मेरे मरने के बाद तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसने सौदा किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भाई एजेंडा चेंज होना चाहिए। कामयाबी आज नहीं मिली, कल मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कामयाबी जो है, सियासी सफर बहुत लंबा होता है, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अभी यह माना जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उसमें अगर मुस्लिम वोट में आप सेंध लगा लेंगे तो जो सेकुलर फोर्सेज क्यों वो कहीं ना तो कहीं एक काम करिए ना, आप इनसे कहिए कि मुझे वोट डाल दो, मैं सेकुलर को सपोर्ट कर देता हूं जीतने के बाद। चलिए पूरा वोट मुझे डलवाइए। भाई मैं क्यों किसी की गुलामी करूं? मैं क्या किसी का गुलाम हूं, या किसी का किराएदार हूं, या किसी का मैं कोई मुझे किडनैप करके रखा है? चलिए मेरा साथ दे दीजिए। आपने बरसों इनको अपना के देखा, हमको एक बार मौका दीजिए। आपका अलायंस किसी के साथ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी देखिए आगे होता है क्या। अभी तो यानी कि आप इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि यहां भी अलायंस के चांसेस हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारे जो सूबाई सदर शौकत साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी यहां बैठे हैं, ये सही समझा सकेंगे। वो लोग इसमें गहराई से काम कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जाहिर सी बात है आपको भी अपनी कमजोरी का अंदाजा है। बिहार में आपने इलेक्शन लड़ा है और उम्मीद करते हैं कि वहां से कुछ ना कुछ सीखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शायद आप पूरी जगह चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये स्थिति है तो किन जिलों में आप अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहेंगे? कोई पार्टी किसी भी समिट में अपनी स्ट्रेटेजी को इजहार नहीं करती है, तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि आजमगढ़ के इलाके में आपका आना जाना बहुत ज्यादा है। आजमगढ़ के वाकये को लेकर के आपने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बाटला हाउस से लेकर के आजमगढ़ आपने कई चक्कर लगाए हैं, और ये माना जा रहा है कि आजमगढ़ के इलाके में आप कैंडिडेट खड़े करेंगे। नहीं, क्यों हर जगह खड़ा करें, कोशिश करेंगे। यानी हर जगह आप कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ेंगे? नहीं, खेल बिगाड़ना, देखिए ये सवाल ये पैदा होता है ना कि भाई क्या ठेका लेकर रखा है सब पार्टियों ने? नहीं तो क्या? नहीं, ये उत्तर प्रदेश किसी की बाप की जागीर तो नहीं है ना कि भाई हम ही लड़ेंगे। हिंदुस्तान पूरा मेरा है, आपका है, सबका है। ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी इसमें है कि कोई भी इलेक्शन लड़े, जीते हारे, मगर नहीं आप यहां नहीं आएंगे, आप वहां नहीं आएंगे। आपके चौधरी हैं क्या? नहीं, चौधरी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातचीत आप करते हैं, जिस तरह की बातचीत आपके भाई साहब करते हैं, जिस तरह की चीजें आती हैं, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप सेल्फ इम्पोज आप मुसलमानों के गार्जियन हो गए हैं, नेता नहीं, हो गए। मैं तो हर अपने जलसे में, अपनी सभा में कहता हूं कि मैं लीडर कभी बनना नहीं चाहता हूं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि जो लीडर बने मुसलमानों के, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। आप पंडित नेहरू के बाद से जितने वजीर आजम बने, मुलायम सिंह लीडर हैं मुसलमानों के, बेड़ा गर्क कर दिया। अखिलेश हैं, मुजफ्फरनगर तोहफे में दिया। लालू हैं, क्या किया बिहार में। चंद्रबाबू नायडू थे, क्या किया उन्होंने। शरद पवार महाराष्ट्र में है। आप लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैंने ये किया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर गरीब मजलूम मुसलमानों के इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं, और मेरे सवालात वहां पर है, मौजूद हैं। मैंने ये किया कि मैं वो बात नहीं बोलूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और अभी तो बहुत करना बाकी है। अभी मुझे मेरी ऑब्ituary मत लिखिए आप, अभी बहुत करना बाकी है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हैदराबाद की हद तक और दूसरे मुकामात के तक काम कर रहे हैं, और भी करना है, लेकिन और भी इंप्रूवमेंट करना है। मुसलमानों की तालीम का, मुसलमानों के रोजगार का, मुसलमानों की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, उसको आप कहीं ना कहीं बहुत आगे रख के नहीं बात करते हैं। लेकिन अगर 3 तलाक का मसला होता है या इस तरह का कंटेंशियस इशू जिसपे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, उसको आप तुरंत ग्रैब करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, 3 तलाक का मसला तो मैंने कभी जलसे में नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर की तरह के भाइयों बहनों। मैंने नहीं कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। मैंने कहा था? आपने टीवी डिबेट में कहा। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा
कि मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर सरकार को कहा कि उत्तर प्रदेश में ज़राअत की जमीन में मुस्लिम बच्चों को हिस्सा दीजिए। क्यों नहीं देते गवर्नमेंट? कानून बना दीजिए ना। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि चलिए उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हर मजहब के मानने वाली बच्ची को हिस्सा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर वो नहीं कहते। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 1,01,10,000 साल की बच्चियों की शादियां हुई जो मुसलमान नहीं थे, उस पर तबसरा नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर तो अब शायद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी 3 तलाक पर लड़ना चाह रही है तो बहुत अच्छा है, मगर आरएसएस के लोगों की शादी तो करवा दीजिए पहले, जो शादीशुदा नहीं है। नहीं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों को पकड़ आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली का सफर तय करना चाह रहे हैं। अरे जिंदगी एक सफर का नाम है फैसल भाई, जिंदगी एक सफर का नाम है। और मैं क्यों सफर अपना जारी ना रखूं? अगर कोई सैफई से लखनऊ तक आ गया तो मुझे भी तो हैदराबाद से लखनऊ आना पड़ेगा ना, मुझे जाना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान मेरा है तो क्या क्यों नहीं जाएंगे? बराबर जिंदगी सफर है और सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, नशीबो फराज आएंगे, तूफान आएगा, बहाली आएगी, मगर जिद्दोजहद जारी रहेगी, सफर तो जारी रहेगा। आपको क्या उम्मीद है कि इस बार मुसलमान और यहां पे खास करके जो अकलियत का बड़ा तबका है वो आपका साथ देगा? यहां पे आप उनके अलावा भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे? यकीनन खड़ा करेंगे, यकीनन खड़ा करेंगे, कोशिश करेंगे। पहली मर्तबा हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि आपको के दावे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास ना यहां कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ना कोई स्ट्रक्चर है और ना कुछ लोग आपके साथ यहां जुड़े हैं। ऐसे में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आप कागजी शेर हैं, टेलीविजन के नेता हैं। नहीं, कागजी भी नहीं हूं, मैं तो शेर ही नहीं हूं, मैं इंसान हूं। शेर तो वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर जल रहा था तो खाली तकरीर करते थे मगर हिम्मत नहीं वहां पर जाने की। शेर तो वो लोग हैं जो 18% रिजर्वेशन नहीं दे सके मिनिस्टर रहने के बावजूद भी, वो शेर हैं भाई। वो शेर भी हैं, कागजी शेर भी हैं, कालीन के शेर भी हैं, जंगल के हैं, मगर मैं एक इंसान हूं, मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अब रहा सवाल मेरा ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, तो फिर इतना डरने की क्या बात है? फिर आपने कहा कि आप मुस्लिम वोट को सेंध मार देंगे, पहले अभी आप ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को अभी, तो ठीक है, मालूम हो जाएगा। नहीं, एक परसेप्शन तो बनता है, आपने वो परसेप्शन बिहार में भी बिगाड़ा। ये लोग मानते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां नहीं खड़े होते तो ये जो अलायंस ऑपोजिशन का ज्यादा फॉर्मेडेबल होता है। फैसल साहब, परसेप्शन की बात तो होती है। फैसल साहब, आप बड़े मायानाज सीनियर सहाफी हैं। 280 के करीब शायद बिहार में असेंबली सीट, 242। मैं 6 सीट लड़ा अब वहां भी हारे। हाँ, बिल्कुल हारे, बिल्कुल हारे। तो बीजेपी नाकाम हो गई। फिर आप कैसा बोलते हैं? पहली मर्तबा लड़ेंगे। कोई भी सियासी पार्टी पहली मर्तबा नहीं जीतती। आपका मकसद क्या है? बीजेपी को हराना या उत्तर प्रदेश में सपा को हराना? मेरी नजर में बीजेपी और सपा में कोई फर्क नहीं है। सिक्के के दो रुख हैं, ये एक सिक्के के दोनों रुख हैं, दोनों को हराने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब से? एक एक करके पूछेगा, एक एक करके। एक सवाल जी, मेरा नाम नाइश हसन है, मैं लखनऊ में रहती हूँ और सवाल कीजिए। सवाल राइटर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। मैं पढ़ते रहता हूँ आर्टिकल आपके। जी, थैंक यू। आप मुस्लिम समाज पे बहुत सवाल उठाते हैं और आपके कुछ सवालों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन आपकी फिक्र में क्या मुसलमान समाज की आधी आबादी जो औरत है वो है ही नहीं क्या? क्योंकि वो फिक्र आपके और आपके पर्सनल लॉ बोर्ड में नजर नहीं आती। और वो पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में जाके कहता है कि औरतें कम अक्ल हैं, तो आपको जो इतना तेज तर्रार लीडर है, तो क्या उसको इसका जवाब नहीं देना चाहिए था? उनके पास कौन सा साइंटिफिक पैमाना है जो कहते हैं कि मुसलमान औरतें कम अक्ल हैं? और 3 तलाक का जवाब आरएसएस से शादी नहीं है, 3 तलाक एक मुद्दा है और उस मुद्दे का जवाब अगर हिंदू लीडरान नहीं दे पाए तो मुसलमान पढ़े लिखे लीडरान की क्या जिम्मेदारी है? एक पढ़ी लिखी औरत, मेरा सवाल यह है कि जब शरीयत लॉ में बदलाव हो सकता है, ये मुमकिन है, इतिहास गवाह है बदलाव का, तो आप सारी चीजें बदल गए, आईपीसी बदल गई, सीआरपीसी आपने एक्सेप्ट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्ट किया, आप 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट में बदलाव के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो अल्लाह का लिखा कानून नहीं है, आप उसमें बदलाव के लिए पैरवी कीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तंजीम है जिसका नाम है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। इन्होंने
एक सर्वे किया, 17,000 मुस्लिम खवातीन का सर्वे किया जी। 17,000 मुस्लिम खवातीन का सर्वे करने के बाद मैं यहां पर जिम्मेदार आवाम के सामने और सुनने वालों के सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 79% जो तलाक हुई है वो खानदान और काजी की मौजूदगी में हुई है। उन्होंने अपने सर्वे में यह भी कहा मैडम कि सिर्फ 2 ही तलाक टेलीफोन पर हुए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ 1 तलाक एसएमएस पर हुआ। चौथी बात यह है कि डिवोर्स रेट मुसलमानों का और हिंदुओं का लगभग एक ही है, लगभग एक ही है। तो फिर इसको अगर ये बता देंगे कि भाई यही आप में मसला है, आप ही ये उसको बड़ा इशू बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आप बात करेंगे डेटा के ऊपर आप बात करिए और ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5वीं बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायरा अर्लियर केस में कह दिया, क्या कहा जी। कि अगर 3 तलाक होती है उस वक्त होगी जब रिकंसिलिएशन का प्रोसेस और आर्बिट्रेशन होगा। 5वीं बात यह है कि एक मुस्लिम बहन शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट गई, 15 साल की शादी के बाद उसके शौहर ने उन्हें कहा कि मुझे 3 तलाक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना पहले एक जजमेंट दिया कि एक हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम उसको तलाक दे दो। शायरा बानो ने वही कहा कि मैं तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहना चाहती हूं। तो आप सुनिए, अब आप अपनी बात कर, जवाब देने दिए। आप तो बोल चुके हैं ना मैडम। अब आपका पॉलिटिकल सवाल, मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद आइए। हमारे जब हैदराबाद में जलसे होते औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो डाइस पर मुस्लिम खवातीन बैठती हैं। हमारे पास मुस्लिम खवातीन कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे पास मुस्लिम खवातीन एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं। और यकीनन 50% आबादी को इंसाफ अगर हम नहीं दिलाएंगे तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर, हर एतबार से, तो कैसे मुसलमान तरक्की करेगा? कोई कम्युनिटी तरक्की नहीं कर सकती। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि मुस्लिम औरतों पर ही जुल्म हो रहा है। यकीनन नाइंसाफियों के वाकयात हैं, उसको कम करने की जरूरत है और मुस्लिम माशरे को यकीनन और काम करने की जरूरत है और एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। मैं इसका कायल हूं। इसीलिए हमारा मुतालबा तो यही है हुकूमत से कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो 3 तलाक की बात किए, मगर बदायूं का एक लड़का नजीब 2 महीने से नहीं मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर के घर से 10 किलोमीटर के फासले पर जेएनयू है और नजीब नहीं मिलता। जकिया जाफरी लड़ रही है इंसाफ के लिए, मगर उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो आप खुद देख लीजिए कि ये पसंद और नापसंद कहां पर हो रही है। वैसे साहब, मेरा एक सवाल, अब समय का अभाव है, बहुत छोटा, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल बहुत जरूरी सवाल है। दूसरे गेस्ट भी बहुत जरूरी सवाल है, पूछ लेने दीजिए। किसी और बहुत जरूरी सवाल है, किसी और समय कर लीजिएगा। इतनी देर में तो सवाल हो जाता। हाँ, वैसे साहब, आप 2 बार से एमपी हैं, नहीं 3 बार, 3 बार से माफी चाहते हैं। ये बताइए, आपने अपने मत से अपने कौम की शिक्षा पे कितना अब तक उस पर किया है, बताएं जरा। देखिए, यही तो प्रॉब्लम आप में है। आप जो है ना, सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर अपने आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं। मेरे भाई, मैं हर साल अब आप बैठ जाइए, अब सुनिए सवाल, बैठ के सुनिए, आराम से सुनिए, सुनाता हूं, सुनिए। हर साल मेरी पार्टी की तरफ से 75 लाख रुपए सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों पर हम खर्चा करते हैं हर साल। और जो बच्चे 10th का एग्जाम पास करते हैं उनको 6,000 रुपए से लेके 500 तक इनाम देते हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, एमसीए, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब चलता है। एक शेड्यूल बैंक भी चलता है। मैं आपको दावत दूंगा, कभी हैदराबाद आइए, मैं आपको मेहमान नवाजी करूंगा, आप देख लीजिए। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। अब चूंकि वक्त नहीं है इसलिए सवाल नहीं ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरह से अपनी मजबूती से बात रखने के लिए जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत मजबूती से एक बार फिर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये आ रहे हैं, किसके साथ जाएंगे। इन्होंने बहुत ही सवाल को छोड़ दिया है, लेकिन अब वक्त नहीं, वाइंड अप करना है भाई, बिल्कुल नहीं। ओवैसी साहब, यहाँ आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
उवैसी जी, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 70 मुसलमान एमएलए हैं, हम उर्दू में हलफ नहीं ले सकते हैं। मंशूर में समाजवादी पार्टी ने तहरीर किया है कि उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे, उर्दू की तरक्की कराएंगे और उर्दू में हलफ नहीं देंगे। लेकिन आप क्या उर्दू के हलफ ले सकता है आदमी? बिल्कुल, तेलंगाना में मैं बिल्कुल ले आपके सकता एमएलए कितने मुसलमान हैं? 7 हैं। 7 में उर्दू में हलफ ले सकते हैं? बिल्कुल लेते हम हैं। 70 नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप चेंज करिए ना, उर्दू वालों को जिताइए फिर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उवैसी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सहारा न्यूज नेटवर्क के गार्डियन और हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रिलेशन श्री अभिजीत सरकार जी, आप प्लीज स्टेज पर आइए और एक मोमेंटो ऑफ अप्रिसिएशन काइंडली दिया जाएगा उवैसी जी को जो यहाँ पर आए हैं थिंक विथ मी समिट 2016 इन एसोसिएशन विद द टाइम्स ग्रुप पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो के लिए।